Hello students, good morning to all. Today we will discuss the last chapter of partnership accounts and our chapter is dissolution of partnership firm. Today's first topic is meaning of dissolution of partnership. According to Indian Partnership Act 1932, dissolution of partnership means termination of old agreement. जो आपका ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, मीन्स एक्सपायर हो जाएगा. एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन की जो आपने केसेस स्टडी किए थे, कौन कौन से 5 केसेस थे आपके? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर और अमालगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म. तो ये आपके जो केसेस हैं, इन्हीं केसेस को अपन क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलो या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. मीन्स आपका जो एग्रीमेंट है वो आपको क्या करना रहेगा, दोबारा प्रिपेयर करना रहेगा. सेकेंड टॉपिक आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स फर्म का जो बिजनेस है वो क्लोज डाउन हो जाएगा. मीन्स बिजनेस अब कंटिन्यू नहीं रहेगा, फर्म कंटिन्यू नहीं करेगी. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स दैट द फर्म क्लोज डाउन इट्स बिजनेस. बिजनेस क्या करेगी? फर्म बंद कर देगी. एंड कम्स टू एन एंड. बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, फर्म बंद हो जाएगी. ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द असेट्स ऑफ द फर्म वर सोल्ड. अब देखो कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, उन लोगों ने अपना बिजनेस बंद कर दिया तो अल्टीमेटली वो क्या करेंगे? जो भी उनके पास असेट्स हैं उनको मार्केट में वो सेल करेंगे और उनसे जो अमाउंट रियलाइज होगा, जो पैसा मिलेगा उनसे को उन फर्म को, उस पैसे से क्या करेंगे? जो लायबिलिटी है उनको अपन पे कर देंगे. आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, अगर कुछ रिमेनिंग अमाउंट रहेगा, दैट विल बी पेड टू द पार्टनर्स टू सेटल देयर कैपिटल अकाउंट्स. उनके अकाउंट सेटल करने के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक नोट मेंशन किया है, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द फर्म में कंटिन्यू और इट डज नॉट मीन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. मतलब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होने का मतलब कहीं पे भी नहीं है कि फर्म का भी डिसोल्यूशन हो. मीन्स कंपल्सरी नहीं है कि फर्म का भी डिसोल्यूशन हो. बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अगर फर्म का डिसोल्यूशन हुआ है, इट मीन्स 100% आपके पार्टनरशिप का भी डिसोल्यूशन हुआ है. पार्टनरशिप इज ऑटोमेटिकली डिसोल्ड. नेक्स्ट टॉपिक आपका मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. कैसे फर्म का आप डिसोल्यूशन कर सकते हो, कौन कौन से आपके पास मेथड्स रहेंगे? तो फर्स्ट आपका विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट. बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के, बिना कोर्ट बीच में आए, अपन डायरेक्ट उसको फर्म को कैसे डिसोल्व कर सकते हैं? फर्स्ट आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट से. ये पार्टनरशिप किससे बनता है? एग्रीमेंट से. पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट. अगर आपने उससे रिवर्स एग्रीमेंट किया है कि नहीं, हम लोगों को तो अभी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करना, हम लोग कंटिन्यू नहीं करें, तो एग्रीमेंट के थ्रू अपन उसको मतलब डिसअलाउड भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं. ए पार्टनरशिप फर्म में डिसोल्व बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिकॉज इट इज़ सेट अप बाय एन एग्रीमेंट. क्योंकि एग्रीमेंट से बना था तो एग्रीमेंट से इसको कैंसिल भी किया जा सकता है. सेकेंड आपका कंपल्सरी डिसोल्यूशन. सेक्शन 41 वो था सेक्शन 40 में, अभी आपका सेक्शन 41. सेक्शन 41 में बोला है फर्म इज़ कंपल्सरी डिसोल्ड इन द फॉलोइंग केसेस. अगर इनमें से कोई केस हुआ तो फर्म को कंपल्सरी हो जाएगा, फर्म के लिए कंपल्सरी हो जाएगा कि वो डिसोल्व करे, उसको बंद करे फर्म को अपन. फिर ऑल बट वन पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट. या तो सारे पार्टनर भी, फर्म में 3 पार्टनर है, 3 के 3 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, या उनमें से 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो सिंगल पार्टनर रहेगा, इट मीन्स वो पार्टनरशिप नहीं है. तो या तो सारे पार्टनर या एक को छोड़ के बाकी सारे पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गए तो फर्म का आपको डिसोल्यूशन करना रहेगा. सेकेंड केस है आपका व्हेन बिजनेस ऑफ फर्म बिकम अनलॉफुल. अगर बिजनेस इलीगल हो गया, पहले वो लीगल था जब स्टार्ट किया था, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने उसको इलीगल बिजनेस की कैटेगरी में डाला है, इन दैट केस यू हैव टू शट डाउन द योर बिजनेस. तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन की कैटेगरी में 2 केसेस रहेंगे. नेक्स्ट आपका ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. इनमें से कोई अगर इवेंट होता है, ऐसी कोई सिचुएशन होती है, तो उस केस में फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है, कंपल्सरी नहीं है, हो सकता है. सेक्शन 42 ए फर्म में डिसोल्ड ऑन हैपनिंग ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट. फर्स्ट आपका ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर. एक सिंगल पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने पे कंपल्सरी नहीं कि फर्म का डिसोल्यूशन करे, बट अगर बाय द वे पार्टनर मान लो मेजर रोल प्ले कर रहा था फर्म के अंदर, तो बाकी पार्टनर चाहें तो फर्म को डिसोल्व कर सकते हैं. सेकेंड आपका ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर विच द फर्म वॉज फॉर्म्ड. किस ऑब्जेक्ट के लिए आपने फर्म स्टार्ट किया था, अपना पर्पज़ क्या था? सपोज पार्टनरशिप फर्म का पर्पज़ था कि स्कूल का बिल्डिंग प्रिपेयर करके देना है, तो जैसे ही बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट होगा वो फर्म क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक डिसोल्व हो जाएगी. नेक्स्ट है, हाँ अगर वो चाहे तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, एट विल में लेके जा सकते हैं. ऑन द एक्सपायरी ऑफ
द पीरियड फॉर विच द फर्म वॉज फॉर्म्ड। अगर आपने सर्टेन टाइम पार्टनरशिप कर रखा है, फिक्स टाइम पार्टनरशिप कर रखा है, तो जैसे ही आपका टाइम पीरियड एक्सपायर होगा आपकी फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका बाय नोटिस सेक्शन 43, व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट फिक्स्ड। अगर नॉन फिक्स्ड टाइम पार्टनरशिप है आपका और उस केस मीन्स एट विल पार्टनरशिप है, उस केस में एक कोई पार्टनर फर्म को डिसॉल्व करवाना चाहता है तो बाकी पार्टनर को नोटिस देके फर्म का डिसोल्यूशन कर सकते हैं। अब सेकेंड आपका पार्ट आ गया इसमें बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट सेक्शन 44। अब कोर्ट किस केस में ऑर्डर करेगा कि फर्म को डिसॉल्व कर दो। पहली बात, उन्हीं में से कोई एक पार्टनर कंप्लेन करेगा और कंपलसरी वहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी कि गिल्टी पार्टनर कंप्लेन ना करे, मीन्स खुद वो गिल्टी है, वही कंप्लेन कर रहा है, तो उस केस में कोर्ट डिसोल्यूशन का ऑर्डर नहीं करेगा। द कोर्ट में ऑन एन एप्लीकेशन बाय ए पार्टनर ऑर्डर टू डिसोल्व द फर्म पार्टनरशिप फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमटेंसेज। कौन कौन से केसेस में फर्म ऑर्डर कर सकता है फर्म के डिसोल्यूशन के लिए। फर्स्ट आपका पार्टनर ऑफ मीन्स ए पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड, यहाँ पे रहेगा अनसाउंड माइंड, तो अनसाउंड माइंड हो गया, कोई पार्टनर पागल हो गया, तो उस केस में दूसरा कोई पार्टनर कंप्लेन करे कि ये फर्म हम लोग कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे क्योंकि ये पर्टिकुलर पार्टनर अनसाउंड माइंड है, तो उस केस में फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। सेकेंड है इनकैपेसिटी ऑफ ए पार्टनर, मीन्स if a partner is unable to perform his duties as a partner, if a person is unable to perform his duties as a partner, in that case firm other partner may complain to the court to dissolve the firm. नेक्स्ट केस आपका मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर। अगर मान लो कोई बिहेवियर की वजह से किसी पार्टनर का बिहेवियर सही नहीं है, उसकी वजह से भी अगर कोई अदर पार्टनर कंप्लेन करे तो उस केस में फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट आपका ब्रीच ऑफ एन एग्रीमेंट, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो बनाया है, सपोज 2 टीचर्स ने पार्टनरशिप स्टार्ट किया तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, टीचिंग करना है, वहाँ पे जाके बच्चों को पढ़ाना, पर्टिकुलर जहाँ पे उन लोगों ने सेंटर स्टार्ट किया है। अगर उन्हीं में से कोई टीचर अपने पर्सनल क्लासेस भी चला रहा है तो इट मीन्स वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट है, क्योंकि उनको साथ में बिजनेस करना था। तो उस केस में वो अगर कोई पार्टनर कंप्लेन करे तो उस केस में कोर्ट ऑर्डर कर सकता है फर्म के डिसोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट आपका ट्रांसफ़र ऑफ शेयर बाय ए पार्टनर। बाय द वे एक बंदा फर्म के अंदर पार्टनर बनता है, वो अपना कंप्लीट शेयर अपने किसी रिलेटिव को, अपने नॉन को ट्रांसफ़र कर देता है, तो उस केस में अदर पार्टनर कोर्ट में कंप्लेन कर सके, क्योंकि पार्टनर किसको बनाया था, आपने पर्टिकुलर उसी बंदे को बनाया था, किसी और को वो शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। नेक्स्ट कंडीशन आपकी लॉसेज। अगर फर्म आपकी कंटिन्यू लॉस में चल रही है तो उस केस में कोई भी पार्टनर कोर्ट में कंप्लेन डाल सकता है फर्म के डिसोल्यूशन के लिए, या एप्लीकेशन डाल सकता है फर्म के डिसोल्यूशन के लिए। लास्ट आपका एनी अदर जस्ट कोज। इस टाइप का अगर कोई सिचुएशन होता है, इन दैट केस कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड। कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है तो वो ऑर्डर कर सकता है फर्म के डिसोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड फर्म। पार्टनरशिप के और फर्म के डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंस रहेगा। फर्स्ट आपका मीनिंग, इट मीन्स चेंज इन द पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन का मतलब ओनली आपका जो डीड है वो चेंज होगा, डीड है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपका टर्मिनेट हो जाएगा अमंग्स द पार्टनर्स। बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इट मीन्स दैट द बिजनेस वाउंड अप, बिजनेस क्या होगा, बंद होगा, एंड द फर्म इज डिसोल्ड, फर्म क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, कंप्लीटली उनको बंद करना रहेगा। नेक्स्ट आपका डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू हो सकता है, बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल क्लोज्ड। नेक्स्ट केस आपका असेट्स एंड लाइबिलिटीज। असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रीवैल्यूड, न्यू बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। आपने देखा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में, एडमिशन के केस में, रिटायरमेंट के केस में, डेथ के केस में, इन सब केसेस में अपन क्या करते थे, रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज कर रहे थे। बट इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म असेट्स आर सोल्ड एंड लाइबिलिटीज विल पेड ऑफ। असेट्स को अपने को क्या करना है, सेल करना, और लाइबिलिटीज का अपने को पेमेंट करना है। इंटरवेंशन बाय द कोर्ट। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कोर्ट देयर विल बी नो इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म it may possible that court have an intervention. नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर्स का जो रिलेशन है वो कंटिन्यू रहेगा, हो सकता है वो चेंज हो जाए बट वो कंटिन्यू रहेगा। बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है, रिलेशंस ऑफ द पार्टनर्स, इकोनॉमिक रिलेशंस अमंग्स द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड, वो भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
अगर आपने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो उस केस में आपको अकाउंट्स क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो नीड टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज द बिजनेस कंटिन्यू टू ऑपरेट, बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, अब आपका बिजनेस बंद हो रहा है तो उस केस में आपको आपके जो अकाउंट्स है वो भी क्लोज करने रहेंगे। नेक्स्ट केस है आपका सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन, कैसे आपको सेटलमेंट करना है। सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाई द मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इट इज़ एज फॉलोज। सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो भी फर्म के लॉसेज हैं इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल सेल बी पेड आउट। सबसे पहले उसका पेमेंट कहाँ से करना चाहिए। देखो आज आप बिजनेस बंद कर रहे हो तो उस केस में सबसे पहले उसका पेमेंट कहाँ से हो, आपके प्रॉफिट से हो। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो आपके कैपिटल से करो, और कैपिटल भी सफिशिएंट नहीं, इन दैट केस पार्टनर्स विल ब्रिंग दैट अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी फ्रॉम हिज पर्सनल सोर्स। तो लास्टली वो कहाँ से लेके आना है, अपने को पार्टनर से लेना है। किस रेशियो में लेना है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सेकेंड आपका अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ असेट्स। अब आपने जो असेट्स सेल किए उससे जो आपको अमाउंट रियलाइज हो उसको कैसे यूटिलाइज करोगे, आप कैसे अप्लाई करोगे, इसका आपका जो फिक्स वे रहेगा, फिक्स मैनर रहेगा, उसी सेंस में अपने को यूज़ करा, उसी मैनर में अपने को यूज़ करना रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ विल पेड हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आउटसाइडर लाइबिलिटी, आउटसाइडर डेब्ट्स है उनको पेमेंट करना रहेगा। देन अगर कुछ रिमेनिंग अमाउंट रहेगा दैट विल बी पेड टू पार्टनर्स लोन, दैट विल बी यूज टू पे ऑफ द पार्टनर्स लोन। जो किसी पार्टनर ने अगर मान लो फर्म को लोन दिया दैट विल बी रिटर्न बैक टू द पार्टनर्स। थर्ड, आफ्टर दैट अगर कोई बैलेंस रहता है अपने पास देन पार्टनर्स कैपिटल, जो पार्टनर्स है कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो रिटर्न करेंगे, और फिर भी कुछ बैलेंस रह गया तो पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपन क्या कर देंगे, उनको डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान रखना है इसका जो अपना जो सीक्वेंस है वो सेम रहना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या पे करना है, आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ को पे करना है, देन आपको पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करना है, फिर आपके पास कोई बैलेंस है तो पार्टनर्स कैपिटल पे करना है, और फिर भी कुछ बैलेंस रह गया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स पे अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका पेमेंट ऑफ फर्म डेब्ट्स एंड प्राइवेट डेब्ट्स। प्राइवेट डेब्ट्स मीन्स पार्टनर्स के जो पर्सनल लाइबिलिटीज़ है उसको अपने बोला है प्राइवेट डेब्ट्स, और जो फर्म की लाइबिलिटीज़ है उनको बोला अपने फर्म डेब्ट्स। डेब्ट्स ऑफ द फर्म आर नोन एज फर्म डेब्ट्स, वेयर एज डेब्ट्स ऑफ द पार्टनर मीन्स पार्टनर की जो पर्सनल लाइबिलिटीज़ है उनको मैंने क्या बोला है, प्राइवेट डेब्ट्स। फॉलोइंग प्रोविजन अप्लाई इन केस ऑफ फर्म्स डेब्ट्स एंड प्राइवेट डेब्ट्स। कैसे अपने को क्या क्या रूल यूज़ करना है, क्या रूल रहेगा इस केस में। अगर आप फर्म की प्रॉपर्टी सेल करते हो उससे जो आपको अमाउंट रियलाइज होता है दैट विल बी यूज टू पे ऑफ फर्म डेब्ट्स फर्स्ट। उसकी जो फर्म की जो आउटसाइड लायबिलिटी है उनको पे करने के लिए यूज़ करेंगे, देन कुछ रह गया तो पार्टनर्स को अपन पे करेंगे। अगर पार्टनर्स की आप पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो, बाय द वे मान लो फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, पैसा नहीं है, तो पार्टनर से आप पैसा ले रहे हो तो पहले उस पर्टिकुलर पार्टनर की जो उसकी पर्सनल जो लायबिलिटी है वो अपने को पे करनी रहेगी, देन कुछ बैलेंस रह गया तो उसको अपन फर्म में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कौन कौन से आपका अकाउंट्स प्रिपेयर करने रहेंगे इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्स्ट रहेगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड रहेगा आपका पार्टनर्स लोन अकाउंट, फिर आपका पार्टनर्स कैपिटल। अगर आप फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ करते हो, सॉरी फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज़ करते हो तो पहले आपको बनाना रहेगा करंट अकाउंट, देन कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में आपको कैश और बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना रहेगा। अब इस चैप्टर में ये आपका सबसे इजी चैप्टर है। पार्टनरशिप के जो आपने लास्ट 4 चैप्टर स्टडी किए एज पर CBSE बुक और 3 चैप्टर स्टडी किया आपने एज पर RBSE बुक, तो उनमें सबसे कम प्रोविज़न का, सबसे कम कंडीशन वाला चैप्टर जो है वो यही है। इसमें जो कैश और बैंक आप लास्ट में प्रिपेयर करोगे अकाउंट, उसका टोटल क्या होना चाहिए, बोथ साइड टोटल इक्वल होना चाहिए। मीन्स जितना आपके पास कैश है उतना कंप्लीट आप पे करोगे। फर्स्ट अकाउंट था आपका रियलाइजेशन अकाउंट, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट है क्यों बनाते हैं अपन, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इट इज़ प्रिपेयर टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू सेल ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। एंट्रीज किस हिसाब से पास करनी रियलाइजेशन के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आपको क्या करना, जो भी फर्म की असेट्स है जो कैश में कन्वर्ट हो सकती है या जिसका कैश में कन्वर्जन पॉसिबल है, वो सारी असेट्स आपको कहाँ ट्रांसफ़र करनी है, वो असेट अकाउंट आपको क्लोज करना है। कौन से अकाउंट में डालना है उसको, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्लोजिंग फॉर क्लोजिंग असेट अकाउंट, असेट अकाउंट जब आप क्लोज करोगे तो इसमें कौन कौन से असेट को आपको ट्रांसफ़र करना है और कौन से असेट को नहीं करना है। सारी असेट ट्रांसफ़र होगी, गुडविल भी ट्रांसफ़र होगी, बिकॉज गुडविल कैन बी सेल इन द मार्केट, कैन बी रियलाइज्ड मनी। एक्सेप्ट किस किस को नहीं करना है, फिक्सिशियस असेट्स कोई भी हो, लाइक डेबिट बैलेंस ऑफ P&L है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है,
तो उनको अपने को ट्रांसफ़र नहीं करना रहेगा। कैश इन हैंड, ऑलरेडी कैश में है तो इसको अपन कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऑलरेडी कैश में है तो कैश ही हो, तो उस केस में उसको ट्रांसफ़र नहीं करना है। कैश एट बैंक, इमीडिएटली अपन कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं पैसा, तो इसको भी ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सेल नहीं हो सकता। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस है जो असेट साइड शो कर रखा है, तो उसको भी आपको ट्रांसफ़र करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है पार्टनर लोन टू ए पार्टनर। अगर आपने किसी पार्टनर को फर्म ने लोन दे रखा, मतलब असेट साइड शो कर रखा है, तो वो भी यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये कहाँ जाएगा? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। असेट का कौन सा बैलेंस होता है अपना? जनरली डेबिट बैलेंस। अब इसको ट्रांसफ़र करना, अकाउंट को क्लोज करना है, इट मीन्स इसको आपको क्रेडिट करना रहेगा। और कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो आप? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या पास होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। किस वैल्यू पे लेके जाना आपको? बुक वैल्यू पे, जो आपका बुक वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने नोट मेंशन किए, 3 नोट्स हैं। फर्स्ट आपका नोट 1 है, ओनली दोज असेट विल ट्रांसफर टू दिस अकाउंट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और विच कैन बी सेल। जिनको अपन सेल कर सकते हैं, कैश में कन्वर्जन पॉसिबल है, वही असेट अपने को ट्रांसफ़र करनी है। रिमेनिंग असेट्स को उसमें ट्रांसफ़र करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट नोट है, डेटर विल ट्रांसफर टू दिस अकाउंट एट ग्रोस वैल्यू। जैसे आपको बैलेंस शीट पे डेटर बता रखा है 50,000 का, उसमें से लेस कर रखा है प्रोविजन 5,000 का, नेट अमाउंट 45,000 है। बट आपको जब डेटर ट्रांसफ़र करोगे तो 50,000 पे ही ट्रांसफ़र करना है। जो आपका प्रोविजन अमाउंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या बैड डेब्ट्स है, तो वो आपका अपोजिट साइड, मतलब क्रेडिट साइड लाइबिलिटीज़ के साथ वो ट्रांसफ़र करना रहेगा, मतलब एज ए लाइबिलिटी अपन ट्रीट करेंगे उसको। नेक्स्ट आपका रिजर्व एंड प्रोविजन अगेंस्ट एनी असेट्स विल ऑल्सो बी ट्रांसफर टू दिस अकाउंट। कोई भी रिजर्व या प्रोविजन या फंड है जो किसी असेट्स के अगेंस्ट में बना रखा है, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व किसके अगेंस्ट में बनता है? आपका इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में बन रहा है, इसलिए उसको अपने को ट्रांसफ़र करना रहेगा। कोई भी आपका रिजर्व है, ठीक है, तो उसको भी आपको ट्रांसफ़र करना रहेगा अगर वो रिलेटेड टू असेट है। फ्री रिजर्व को ट्रांसफ़र करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे अपन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की बात कर रहे थे, तो प्रोविजन किसके अगेंस्ट में? डेटर्स के अगेंस्ट में, इसलिए उसको अपने को ट्रांसफ़र करना रहेगा। नेक्स्ट है फॉर क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ अकाउंट। फिर आपको लाइबिलिटी अकाउंट क्लोज करना है, तो आपको कौन कौन से जो आउटसाइडर लाइबिलिटी है वही अकाउंट क्लोज करना है, वही अकाउंट आपको ट्रांसफ़र करना रहेगा रियलाइजेशन अकाउंट में। ऑल आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ विल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, करंट अकाउंट, फ्री रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लोन बाय पार्टनर टू फर्म विल नॉट ट्रांसफ़र। ये आइटम आपको ट्रांसफ़र करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आउटसाइडर लाइबिलिटी नहीं है। एंट्री क्या पास करनी है? लाइबिलिटीज़ का आपका क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको आप डेबिट करेंगे। सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नोट यहाँ पे मेंशन किया है, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कि वर्कमैन, जो किससे अपन रिजर्व की बात करते थे, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये कुछ जगह आपका फिक्स है जिनको आपको पेमेंट करना रहेगा, कुछ जगह उसका कोई भी पेमेंट नहीं होता, तो उस केसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन उसको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट केस है व्हेन देयर इज़ नो क्लेम और नो अदर इन्फॉर्मेशन। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो लाइबिलिटी टू बी पेड ऑफ। तो कंप्लीटली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या एंट्री पास करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। सेकेंड केस आपका व्हेन द अमाउंट ऑफ क्लेम इज लेस देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व। मीन्स क्लेम तो हुआ है, तो जितना क्लेम हुआ उतना अमाउंट अपन ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या पास करेंगे अपन? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में कौन सा अमाउंट जाएगा? क्लेम अमाउंट। और रिमेनिंग जो अमाउंट है, सपोज 50,000 का रिजर्व था तो रिजर्व में आ गया 50,000, क्लेम हुआ आपका 20,000 का, और रिमेनिंग जो 30,000 है वो अपने को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नेक्स्ट केस है आपका व्हेन द अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रिजर्व। अगर इक्वल अमाउंट का क्लेम हो गया, इट मीन्स कंप्लीट अमाउंट विल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री क्या पास करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट ऑफ रिजर्व मीन्स इक्वल क्लेम है तो टोटल क्लेम के इक्वल चला जाएगा, रिजर्व के इक्वल चला जाएगा, बात एक ही है। व्हेन अमाउंट ऑफ क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व। अगर आपका रिजर्व बना रखा आपने 50,000 का, क्लेम हो गया 70,000 का, तो भी आप जो रिजर्व ट्रांसफ़र करोगे, आपके पास 50,000 तो 50 ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो 50,000 से आप एंट्री पास करोगे। क्या एंट्री पास हुए? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे नोट मेंशन किया है, पेमेंट ऑफ वर्क क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ऑलवेज मेड इक्वल टू द
अमाउंट ऑफ क्लेम, जो आपको पेमेंट करना है, जो आपको एक्चुअल में पे करना है, वो जितना क्लेम है उतना ही पे करना, चाहे आपका लेस क्लेम हो, इक्वल क्लेम हो या मोर क्लेम हो। तो एंट्री क्या पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, अमाउंट इक्वल टू क्लेम। नेक्स्ट है फॉर रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। अब अपने को क्या करना, अपने असेट अकाउंट क्लोज हो गए और जो आउटसाइडर लाइबिलिटीज है उनके अकाउंट भी आपने क्लोज कर दिए बाय ट्रांसफरिंग टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब आपको असेट सेल करना है, तो असेट बाय द वे आप कैश में सेल करते हो तो एंट्री क्या पास करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और बाय द वे कोई आपका जो पार्टनर है वो असेट लेके जा रहा है, तो पार्टनर असेट लेगा तो क्या एंट्री पास करेंगे, एंट्री अपोजिट होगी यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, अपोजिट एंट्री रहेगी। नेक्स्ट आपका व्हेन असेट इज टेकन बाय ए क्रेडिटर टुवर्ड्स हिज ड्यू। अगर कोई क्रेडिटर है वो बोलता है कि नहीं मेरे को पेमेंट मत कीजिए, आप मेरे को पर्टिकुलर असेट दे दीजिए, तो आपका देखो क्रेडिटर कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया आपने, रियलाइजेशन में, अकाउंट क्लोज हो गया। और इधर आपका जो असेट है वो भी कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, रियलाइजेशन में। इट मीन्स एंट्री क्या पास हो जाएगी, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, तो नो एंट्री विल पास। इफ़ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ एन असेट्स, अगर किसी असेट के बारे में रियलाइजेशन के रिगार्डिंग कुछ नहीं बता रखा है, जैसे आपने क्लोज तो कर दिया अकाउंट लेकिन आपको मान लो स्टॉक के रिगार्डिंग कुछ नहीं बोल रखा है, इट मीन्स आप ये अज्यूम करोगे कि असेट से आपको कोई अमाउंट रियलाइज नहीं हुआ है, जीरो वैल्यू आपने रियलाइज की है। सेकेंड आपका फोर्थ एंट्री रहेगी फॉर द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना है, पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, अगर कैश में पे करते हो तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। व्हेन एनी पार्टनर एग्री टू टेक ओवर सम लाइबिलिटीज़, अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी लेता है तो एंट्री क्या पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब रियलाइजेशन तो आपका डेबिट होना ही है, यहाँ पे इस एंट्री में मिस्टेक थी, यहाँ पे आपकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनर से पैसा आपको लेना है इसलिए उसको डेबिट करना रहेगा और असेट आपका जाएगा, इसलिए यहाँ पे सन्ड्री असेट्स नहीं आएगा, रियलाइजेशन आएगा, क्योंकि आपका असेट अकाउंट आपने क्लोज कर दिया तो यहाँ पे आएगा रियलाइजेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे नोट मेंशन किया है, इफ़ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ इट हैज़ टू बी पेड ऑफ इन फुल। अगर किसी लाइबिलिटी के लिए कुछ नहीं बोल रखा है इट मीन्स आपको फुल पेमेंट करना रहेगा। देखो असेट के लिए कुछ नहीं बोल रखा है तो आपको जीरो वैल्यू रियलाइज मानना है, और अगर लाइबिलिटीज़ के लिए कुछ नहीं बोल रखा है तो उसमें आपको फुल पेमेंट करना रहेगा। नेक्स्ट है फॉर द पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस उसके पेमेंट के रिगार्डिंग क्या एंट्री पास करेंगे, भी आपका फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो हो सकता है आप न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टीजमेंट दोगे कि ये फर्म बंद हुई है, इसके एसेट अपने को सेल करनी है, तो उसके रिगार्डिंग आपका एक्सपेंसेस होगा, तो उस केस में आपको किस हिसाब से एंट्रीज पास करना रहेगा। अगर आप कैश में पे करते हो तो क्या एंट्री पास है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर बाय द वे रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कोई पार्टनर बियर करता है, पार्टनर पे करता है, बियर नहीं पे करता है, तो उस केस में एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। नेक्स्ट है व्हेन द फर्म हैज़ एग्रीड टू पे ए फिक्स्ड अमाउंट टू द पार्टनर। कई बार होता है कि अपने पार्टनर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप डिसोल्यूशन करवाओगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी एक्सपेंसेज होगा ठीक है वो आपको बियर करना, हम लोग आपको सर्टेन अमाउंट पे करेंगे। जैसे किसी बंदे को बोला कि हम लोग 10,000 आपको पे करेंगे, डिसोल्यूशन आपको देखना है, आप चाहे फ्री में करवा दो या 10 लाख खर्च करो, हमें कोई मतलब नहीं उस चीज़ से, तो उस केस में एंट्री क्या पास करेंगे, फर्म की बुक में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। नेक्स्ट है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय ए पार्टनर एंड द एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म। मतलब एक्सपेंसेस बियर किसको करना था, बोर्न एक्चुअल में एक्सपेंसेस था किसका, पार्टनर का था, पेमेंट किसने किया, फर्म ने, तो फर्म किससे लेगी वो पैसा, पार्टनर से, तो एंट्री क्या पास करेगी, फर्म पार्टनर से कुछ लेना है तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। लास्ट एंट्री रहेगी इसमें व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न एंड पेड बाय पार्टनर। मान लो किसी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो किसी पार्टनर को ही बियर करना था और उसी ने पे किया है, तो उसकी लाइबिलिटी वो पे कर रहा है, तो फर्म की बुक में कोई एंट्री पास नहीं होगी, फर्म को उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। इफ नथिंग इज गिवन अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इट इज अज्यूम दैट द एक्सपेंसेस हैज मेड बाय दैट एक्सपेंसेस हैज मेड बाय द फर्म। मतलब कौन पे कर रहा है उसको, फर्म ही पे कर रही है। एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं अपन, एग्जाम्पल है अपना पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के ऑलमोस्ट सारे केसेस आपके कवर हो जाएंगे, कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है,
क्रिएट, तो वो सारी सिचुएशन यहाँ पे अपन स्टडी करेंगे। फर्स्ट आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 10,000, कुछ भी नहीं बोल रखा है, तो उस केस में दीज विल बी बोर्न बाय द फर्म एंड पेड बाय द फर्म। तो एक्सपेंसेज है तो रियलाइजेशन नॉमिनल अकाउंट है वो डेबिट होगा, तो एंट्री क्या पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 10,000। सेकेंड केस में बोला आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 पेड बाय ए पार्टनर एक्स, किसने पे किया, एक्स ने पे किया। जनरली एक्सपेंसेस किसका होता है, ये फर्म का। तो फर्म का पेमेंट अगर कोई पार्टनर करता है तो पार्टनर कहाँ से लेगा वो पैसा, फर्म से। तो एक्सपेंसेस फर्म का है तो रियलाइजेशन तो डेबिट होगा, तो एंट्री क्या पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। फर्म के पास से कैश गया क्या, नहीं गया, किसके पास से गया है, एक्स के पास से, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट ₹10,000। नेक्स्ट केस है आपका थर्ड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 वर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर। मतलब पे किसको करना चाहिए था, एक्स को पे करना चाहिए था, पेमेंट किसने कर दिया, फर्म ने। तो फर्म पार्टनर का एक्सपेंसेस है तो पार्टनर से पैसा लेना है तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, क्योंकि फर्म का एक्सपेंसेस होता है तभी आपको रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना रहेगा, अदरवाइज आपको रियलाइजेशन अकाउंट यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फोर्थ केस है आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 10,000 वर पेड बाय फर्म आउट ऑफ विच 4,000 वर टू बी बोर्न बाय फर्म। मतलब 10,000 का एक्सपेंसेस था, पेमेंट किया फर्म ने, लेकिन फर्म का एक्सपेंसेस उसमें से कितना था, ओनली 10,000 था, सॉरी 4,000 था, रिमेनिंग 6,000 शुड बी बोर्न बाय एक्स। मतलब एक्स के बिहाफ पे फर्म ने पेमेंट कर दिया 6,000 का। 10,000 फर्म ने टोटल पे किया, 4,000 तो फर्म का खुद का एक्सपेंसेस था, बट 6,000 पार्टनर के बिहाफ पे किया, तो पार्टनर से रिकवर करेंगे। तो फर्म का एक्चुअल में एक्सपेंसेस कितना था, 4,000, तो एंट्री क्या पास करेंगे अपन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 4,000, बाकी 6,000 है वो किससे लेना है, एक्स से, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू कैश और बैंक रुपीज़। टोटल कितना आ गया आपका कैश फर्म के पास से, 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट केस है आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 वर पेड बाय एक्स, पेमेंट किसने किया, उसका एक्स ने किया है, और आउट ऑफ विच 4,000 टू बी बोर्न बाय फर्म। एक्स ने 10,000 पे कर दिया, एक्स का एक्सपेंसेस एक्चुअल में कितना था, 6,000 था, तो एक्स का एक्सपेंसेस एक्स 6,000 पे कर रहा है, उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, बट 4,000 जो फर्म का था वो किसने पे कर दिया, एक्स ने। तो एक्स कहाँ से लेगा, फर्म से। पार्टनर को कुछ देना तो उसको क्रेडिट करना रहेगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट ₹4,000। नेक्स्ट केस आपका एक्स ए पार्टनर वॉज अलाउड ए रेमुनेशन ऑफ 10,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मतलब एक्स को आपने अपॉइंट किया कि वो बंदा डिसोल्यूशन देखेगा, उसको आप कितना पे करेगी, फर्म 10,000 पे करेगी। ही वॉज टू बियर ऑल एक्सपेंसेज ऑफ रियलाइजेशन विच वॉज अमाउंटेड टू कितना हो गया, 15,000 का, और पेड बाय फर्म। मतलब फर्म ने एक्स को अपॉइंट किया था 10,000 में, और पेमेंट कितना कर दिया फर्म ने, 15,000, मीन्स एक्स्ट्रा चला गया। फर्म का एक्सपेंसेस तो 10,000 रहेगा, तो एंट्री क्या पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000, बाकी जो 5,000 है वो एक्स से लेना है, तो किसी पार्टनर से कुछ अमाउंट रिकवर करना है, लेना है, तो उसको डेबिट करना रहेगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है एक्स ए पार्टनर इज अलाउड ए रेमुनेशन, कितना पे करे उसको, 10,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क एंड इट टू बी बियर ऑल एक्सपेंसेज विच आर अमाउंटेड टू 5,000। मतलब यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस, सीधी सी बात है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया अगले से 10,000 में, आपको 10,000 पे करना है, एक्सपेंसेस कितना हुआ एक्चुअल में, 5 का ही हुआ, ठीक है। तो 5 तो फर्म ने कैश में पे कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट किसको देना है, एक्स को। तो एंट्री क्या पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टोटल एक्सपेंसेस कितना है, 10,000 टू कैश और बैंक, कैश में कितना पे कर दिया, 5,000, और टू एक्स कैपिटल, एक्स को कितना देना है, 5,000। नेक्स्ट केस आपका एक्स ए पार्टनर इज अलाउड ए रेमुनेशन ऑफ ₹10,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। अब यहाँ पे एक लाइन मेंशन नहीं है, इज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये आपको 10,000 तो उसको एज अपन सैलरी दे रहे हैं, एक्सपेंसेस आपका अलग से हुआ कितना, 4,000 का, और पेमेंट किसने किया है, हिम, मतलब एक्स ने पे किया है, तो एक्स पे कर रहा है, तो एक्स को टोटल कितना मिलेगा, 10,000, तो उसका सैलरी मिलेगा प्लस 4,000 उसके जो पॉकेट से एक्सपेंसेस हुआ है वो पे करना है, तो टोटल एक्स को कितना पे करना है, 14,000। तो एंट्री क्या पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 14,000 रुपीज़। लास्ट केस आपका एक्स ए पार्टनर पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000
दिस वर टू बी बोर्न बाय हिम, उसी को पे करना था, उसी ने पेमेंट किया, तो उसके लिए फर्म कोई एंट्री पास नहीं करेगी। नो एंट्री विल पास इन द बुक्स ऑफ फर्म। इजी चैप्टर है और पार्टनरशिप के जो बाकी चैप्टर्स आपने स्टडी किए उनसे कम एडजस्टमेंट वाला चैप्टर रहेगा। तो वीडियो को अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप पर्सनली कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो और कमेंट पे आप पूछ सकते हो। थैंक यू।